आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज हम वापस शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है, उसमें हम स्ट्रक्चर्स तक पढ़ चुके थे। आज हम थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म देखेंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश ये रहेगी कि आज ही इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर दिया जाए। और नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में ढंग से जानते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आपको ये समझ में आएगा और कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और बहुत ही मतलब सही ढंग से सारगर्भित तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है इसमें। तो आप जो है ज़्यादा बेहतर इसे समझ पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके थे। आज उसके आगे से शुरू करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम देखने जा रहे हैं। तो मेनली आपकी बुक के अंदर जो दी हुई ग्लैंड्स हैं वो तीन जो ग्लैंड्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर दी है। एक तो सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा क्या है यहाँ पर, एक मिनट में इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ। तो सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा लीवर और तीसरा पेनक्रियास। तीन ग्लैंड्स दी हुई हैं, यानी लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। हम इन तीनों के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी देखिए, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है अगर उनकी हम प्रेजेंस देखें कि कहाँ है, तो यहाँ आप देखिए ये रहा। मैंने आपको बताया था ये सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सारी की सारी सैलिवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा छोड़ती है। ठीक है, इनकी प्रेजेंस अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। इन्हीं को बताया हुआ है सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड्स, सब लिंगुअल्स, ये इनकी प्रेजेंस बताई हुई है। पीएच लगभग इसका 6.8 रहता है। इसमें अमाइलेज होता है और जो कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और जो लास्ट चीज है वो लुब्रिकेशन करता है, ये भोजन को थोड़ा चिकना बना देता है ताकि वो अंदर जा सके आहार नाल में। उसको बोलस बोल देते हैं। तो जब ये इसके साथ मिक्स हो जाता है तो उसके बाद उसको बोलस बोल देते हैं। फिर देखिए लीवर क्या काम करता है। लीवर के बारे में कुछ विशेष बात ये है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इसका वेट जो है वो 1.2 से 1.5 केजी होता है। काफी बड़ी ग्लैंड है ये। और इसमें हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं और गाल ब्लेडर पाया जाता है जो कि बाइल जूस को एकत्र करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। और बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लेडर एक डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम में भेज देता है। तो इसमें इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है। Bile is secreted by the liver and stored in gallbladder. It contains biliverdin and bilirubin pigments. ये pigments इसके अंदर होते हैं, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को इमल्सिफाई कर देता है ये। और ड्यूडिनम में पीएच को भी चेंज करता है एसिडिक से एल्कालाइन में। कॉमनली ओपन्स एज हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूडिनम थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये क्या है, आपको पता है कि जब ये आमाशय है या इसको बोलते हैं आप स्टमक बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये ड्यूडिनम है। तो ड्यूडिनम में जो ये डक्ट यहाँ पर खुलती है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो यहाँ पे खुलती है, तो यहाँ पे एक मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। और उस स्ट्रक्चर के थ्रू ये खुलता है जो इसको कंट्रोल करता है इसके सिक्रीशंस को अंदर आने में। उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं।
तो सर्कुलर मसल्स जहाँ किसी किसी जगह होती है वहाँ स्फिंक्टर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, तो ये स्फिंक्टर्स होते हैं। तो स्फिंक्टर जहाँ भी नाम याद आए तो आप ये रखना कि वो एक वहाँ पर एक सर्कुलर मसल्स हैं जो कि उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो एंडो एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो लीवर है, आपने देखा ही है अभी। और पेनक्रियाज जो है वो एंडो एंड जो है एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जहाँ उसके सिक्रीशंस को अपने एक्चुअल स्थान तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार के उसकी जरूरत ना हो, डक्ट की जरूरत ना हो। उसमें डक्ट भी पाई जाती है और उसमें जो सिक्रीशन छोड़े जाते हैं वो एंडोक्राइन टाइप के होते हैं। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो है वो जो है इसके एंडोक्राइन पार्ट है, ये एंडोक्राइन पार्ट है। बाकी पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं वो इसके एक्सोक्राइन पार्ट्स हैं, ये आप मान के चलिए। तो एक तरीके से ये तीनों जो ग्लैंड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3 ग्लैंड ही आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं कि भोजन जो है वो किस तरीके से चलता है। एक बार यहाँ मैं एक डायग्राम, इस डायग्राम को वापस आपको रिपीट करना चाहूँगा और एक इसको ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि आगे इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है हर चीज़ का। देखिए ज़रा यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ माउथ है, माउथ से भोजन अंदर लिया जाता है। यहाँ जो है सलाइवा मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स होने के बाद यहाँ पर पाचन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में आ जाता है, ईसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक में आ जाता है, स्टमक से पाइलोरिक पार्ट से होता हुआ ये ड्यूडिनम में आ जाता है, ड्यूडिनम से जो है ये जेजेनम में आ जाता है, और जेजेनम के बाद ये इलियम में आ जाता है, और इलियम के बाद ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर पूरा पाचन हो जाता है और फिर आ जाता है सीकम में, और सीकम के थ्रू ये आ जाता है बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ लगभग भोजन पच चुका होता है जिसमें से केवल और केवल जो है वो साल्ट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। और इस तरीके से जो बिना पचा हुआ भोजन है वो रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है। यानी जो अवशेष पदार्थ है, जो वेस्टेज मटेरियल है, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। अब इसी को थोड़ा सा हम टेक्निकली पढ़ेंगे। अब जरा देखते हैं, ये एक तरीके से पूरे चैप्टर का सार है। आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ से भोजन है, भोजन जाता है माउथ में, माउथ में सलाइवा मिक्स होती है। और सलाइवा में क्या क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कुछ सोडियम पोटेशियम कुछ साल्ट्स होते हैं, और अमाइलेज एंजाइम होता है और लाइसोजाइम होता है। अमाइलेज पता है आपको क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, और लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करता है, ठीक है। इसके बाद जो भोजन जो एक बोल के रूप में हो जाता है उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। और डीग्लूटिशन ये क्या है? तो निगलने को डीग्लूटिशन बोलते हैं। फिर ये ईसोफेगस में चला जाता है, ये रेड कलर के सारे पार्ट्स दिखाए हैं मैंने। ईसोफेगस में चला जाता है और ईसोफेगस से पेरिस्टेलिसिस होता है। पेरिस्टेलिसिस होता है, जो क्या है, एक सक्सेसिव वेव होती है, यानी वहां पर मसल्स जो है वो कुंचन करती है, उस वजह से वो क्या है, उसे स्टमक में भेज दिया जाता है। और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मैंने बताया था, स्फिंक्टर जहां भी आए तो वहां सर्कुलर मसल्स होती है। स्टमक में एंट्री से पहले एक स्फिंक्टर होता है जो स्टमक में भोजन को पहुंचने के बाद उसको वापस नहीं आने देता इसोफेगस के अंदर, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है वहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पीएच बहुत कम हो जाती है 1.8। देखिए बहुत ही कम पीएच हो जाती है जहां पर एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। एंजाइम्स के बारे में मैंने आगे बताया हुआ है। इसके बाद ड्यूडिनम में आ जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू आएगा ये, ठीक है। वहां पर बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस दोनों आते हैं। बाइल जूस में देखिए बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है और ये क्या करता है, लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन करता है। अब देखिए
पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियास से आते हैं, देखिए पैनक्रियास कौन सा है, ये यहाँ पे पैनक्रियास है, एक पत्ते जैसी संरचना यहाँ पे बनी हुई है, तो हम पैनक्रियास बोलते हैं। ये पैनक्रियास जो है वो पैनक्रिएटिक जूस छोड़ता है। ये बिल्कुल हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, यानी इधर से बाइल डक्ट आ रही है और इधर से पैनक्रियास की डक्ट आ रही है। इन दोनों को कॉमनली हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, जो कि कहाँ पर जुड़ती है, ड्यूडिनम में जुड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं। तो जो पैनक्रिएटिक जूस है वहां पर ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, अमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके एक्सोक्राइन सिक्रीशंस का पार्ट होते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस क्या करते हैं, इस पीएच को इतना बढ़ा देते हैं 7.8। देखिए वहां पर जो पीएच था स्टमक के अंदर वो 1.8 था और यहाँ पर 7.8, यानी एल्कलाइन पीएच, कारण कि इसके जितने भी एंजाइम हैं वो एल्कलाइन या क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखने योग्य है कि स्टमक से जो भोजन ड्यूडिनम में आता है उसको काइम बोलते हैं, काइम, ये ध्यान रखना, ये भी कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है यहाँ पर 7.8 हो गया है पीएच स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक जूस सिक्रीट करती है जिसको क्या कहते हैं, सक्कस एंट्रिकस, इसको इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस, ये नाम याद रखिएगा, ये भी कंपटीशंस में बहुत बार पूछा जाता है। और सक्कस एंट्रिकस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे एक तरीके से फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वहां देखिए जरा, इसमें जो है माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर इनके सिंपल मोनोमर्स बन जाते हैं, यानी शुगर्स अलग हो जाती है, नाइट्रोजनस बेसेस अलग हो जाते हैं, लाइपेज के कारण जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मोनोमर्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है ना, म्यूकोसा जो लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जितने भी मोनोमर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ये फैट सोल्यूबल होते हैं, इसलिए जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, तो ये मिक्स होकर के मिसेल बनाते हैं, इनके साथ मिक्सअप कुछ बाइल जूस जो वगैरह मिक्स होके इसको मिसेल बना देते हैं, और वो मिसेल जो है वो लैक्टील के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। जरा ये देखिए, ये लैक्टील है ना, ये लैक्टील के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी तो सिंपल विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ये लैक्टील के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ये देखिए अलग से एक है जो कि ब्लड के अंदर सप्लाई इसकी जाती है। अब देखिए, अब जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट रह गया, वो इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, ये भी एक तरीके का स्फिंक्टर ही होता है, इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू कहाँ प्रवेश कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है, जहां पर मेनली क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और कुछ ड्रग्स को भी एब्जॉर्ब करती है, जब कुछ दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेजर पोर्शन है, जो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे वो लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है ये इतने एब्जॉर्प्शन के बाद वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद एनएस के थ्रू उसे बॉडी से बाहर त्याग दिया जाता है, और एनएस में भी स्फिंक्टर वाल्व होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और ये देखिए, ये 8-10 लाइन है, ये पूरे चैप्टर का एक तरीके से सार है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें, आपको ये ढंग से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं एंजाइम्स के बारे में आपको क्लियर कर दूं। आपकी बुक के अंदर थोड़ा अलग अलग रिएक्शंस के रूप में दिया हुआ है, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में दे दिया है। जरा देखिए, यहाँ पर जो है वो इधर तो सिक्रीशंस हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सिक्रीट होता है, और कौन सा यहाँ सोर्स है, और ये साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे काम करते हैं, और किसके थ्रू ये इंड्यूस होता है,
कौन कौन से एंजाइम है, कौन सा सबस्ट्रेट और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये सारी की सारी टेबल बनाई हुई है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा में एमाइलेज होता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है और वो स्टार्च पर काम करता है और माल्टोज बनाता है। दूसरा हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। गैस्ट्रिक जूस आपको पता है स्टमक में होता है, और स्टमक में ये क्या है, HCl मेनली, इसमें HCl होता है जो कि पीएच को चेंज करता है। और यहाँ पर एंजाइम्स कौन से होते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। पेप्सिन क्या काम करता है, जरा देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पेप्सिन जो काम करता है, ये देखिए पेप्सिन जो है वो प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड बना देता है। रेनिन जो है कैसिनोजन को, जो मिल्क में पाया जाता है प्रोटीन, उसको कैसिन जो इनसोल्यूबल पार्ट के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जो बाइल जूस है। ये बाइल बाइल जो है वो एल्कालाइन नेचर होता है, इसका ध्यान रखें। और ये लीवर सिक्रीट करता है, ड्यूडिनम में इसको छोड़ा जाता है। इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होता। और ये फैट ड्रॉपलेट्स बनाता है, इमल्सिफिकेशन होता है, यही करता है काम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे आता है पैनक्रिएटिक जूस, जो पैनक्रियाज के थ्रू जो है वो यहाँ पे छोड़ा जाता है। पैनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज जो है वो ड्यूडिनम में छोड़ता है। और इसमें देखिए हम हार्मोन्स की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर जो है एमाइलेज एमाइलेज है एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, ये सब एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। काइमोट्रिप्सिन कैसिन जो इनसोल्यूबल यहाँ पे बना था, इसको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। देखिए लाइपेज यहाँ भी होता है और लाइपेज यहाँ भी होता है। इसको जो है वो ये थोड़ा सा, इसकी जो नेचर है दोनों लाइपेज के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। जो गैस्ट्रिक जूस में जो लाइपेज होता है वो उसमें एसिडिक पीएच पे काम करता है, जबकि पैनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज होता है वो एल्कलाइन पीएच पर काम करता है। अब इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं। वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो उसे छोड़ती है, और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं एंटेरोकाइनेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टाइडेजेज, और इसके अलावा न्यूक्लियजेज एंजाइम्स होते हैं। अब देखिए एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ये एक एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में चेंज करता है। इसके बाद एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। देखिए यही काम कहाँ पे हो रहा था, सलाइवा में हो रहा था। और माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। सुक्रेज जो एंजाइम है सुक्रोज चीनी को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल देता है, क्योंकि आपको पता है चीनी में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है, दूध के अंदर पाया जाने वाला है, उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। पेप्टाइडेजेस क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे मोनोमर्स बन के, जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब थोड़ा एब्जॉर्प्शन के बारे में है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होगा। माउथ के अंदर देखिए जरा, माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं, और जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। कई ड्रग्स दी जाती हैं जो सीधा ही माउथ में एब्जॉर्ब हो जाती है। स्टमक का क्या काम है, स्टमक के अंदर शुगर, सिंपल शुगर्स हैं, अल्कोहल है इत्यादि, इनका जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
ये देखिए ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अधिकांश जो न्यूट्रिएंट्स है तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है, सब कुछ यहीं में एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में हम पहले ही बात कर चुके हैं, वाटर, कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन के बारे में सारा कुछ है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा था, जो लैक्टील जो है, लैक्टील का आप ध्यान रखें, वो किसका एब्जॉर्प्शन करती है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का। तो ये सब हम एक तरीके से एब्जॉर्प्शन तक पढ़ चुके हैं। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो कुछ जो डिजीजेज हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, जो ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस को हम सामान्य भाषा में पीलिया बोलते हैं, ठीक है। पीलिया में क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से जो हमारी आंखों में पीलापन आ जाता है, नाखूनों में पीलापन आ जाता है, ये जॉन्डिस जॉन्डिस कई कारणों से हो सकता है। बैक्टीरियल या जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है। वोमिटिंग, उल्टी आना, तो कई बार अपच होने की वजह से वोमिटिंग होती है, यानी जो इसोफेगस और जो स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर है वो खुल जाता है और वहां से पूरा का पूरा जो आपका फूड मटेरियल है वो मुख के माध्यम से बाहर आ जाता है, उसको वोमिटिंग बोलते हैं। डायरिया सिंपल दस्त लगने को बोला जाता है, जहाँ पर जो है वो अपच की वजह से जो है वो एनस के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज इसको बोलते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल है ज़्यादा हार्ड हो जाता है या कोई और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इनडाइजेशन एक सामान्य प्रोसेस है जो मतलब काफ़ी लोग इसको रिपोर्ट करते हैं कि थोड़ा पेट को भारी सा लगता है, कि उसके अंदर जो क्या है कि अ, उनका जो या तो फिजियोलॉजिकल या कुछ इस तरह का डिसऑर्डर रहता है, उस वजह से क्या है उनके अंदर अपच रहती है, तो मतलब भोजन पचने में समय ज़्यादा लेता है। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, स्टमक में जो भोजन है वो करीबन 4 से 5 घंटे रहता है, ठीक है। तो अब मैं इस चैप्टर को एक बार पूरे को मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आपकी क्वेरीज लेंगे, आपको क्या क्या जो है समस्या रही है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ से रिपीट करना शुरू करता हूँ मैं जरा। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, जो है वो डाइजेशन है हमारे फूड पार्टिकल्स को। और उसके बाद जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी फिजियोलॉजी के बारे में भी, किस तरीके से ये काम करता है। अब सेकंड चीज जो हम देख रहे थे वो है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला है वो ये है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये अपर जो ऊपरी जबड़ा है और ये लोअर जो उसके बारे में बताता है। इसमें ये देखिए पहला जो ग्रुप है वो ये बताता है, देखिए ये अपर जो है और ये लोअर जो है, पहला ग्रुप है वो इंसीजर्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये दो इंसीजर्स हैं ह्यूमन के अंदर, जरा देखिए यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये ये बताता है ऊपरी जबड़े में भी दो है और निचले जबड़े में भी दो है। दूसरा जो ग्रुप है ये वाला 1/1, ये कैनाइन्स के बारे में बताता है। जरा ये देखिए यहाँ पर कैनाइन्स बताया, कैनाइन ऊपरी जबड़े में भी एक है और निचले जबड़े में, ये जबड़े में इस तरीके से बताया हुआ है, आप ये चीज ध्यान रखें। ये जो जबड़ा है इसके आधे भाग में बताया हुआ है, आधा इसके दूसरी तरफ है, तो ये बिल्कुल सिमिलरिटी होती है। तो यहाँ जैसा सिस्टम होता है वहीं इसी साइड होता है, तो ये क्या सिमेट्री है। जो थर्ड जो पेयर है वो 2/2 वाला जो है वो ये बताता है प्री मोलर्स के बारे में। ये देखिए ये प्री मोलर्स है, ये दोनों तरफ दो दो है। और जो फोर्थ रो है ये आपका जो पेयर है 3/3 जो है
ये मोलर्स के बारे में, ये देखिए ये मोलर 3/3, 3 जो है उस साइड होंगे। तो ये है डेंटल फॉर्मूला, हर एक ऑर्गेनिज्म का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था थिकोडोंट होते हैं क्योंकि कैविटी के अंदर धसे हुए दांत पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा डाइफाइडोंट होते हैं क्योंकि हमारे अंदर 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा एक तरीके से लेआउट है, ये मेन डायग्राम है, आपको याद रहना चाहिए। ये इसके अंदर देखिए ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के अंदर मैंने बताया था ये फंडिक पार्ट और फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक, ये पार्ट मैंने बताए थे। उसके बाद ये आ जाता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में देखिए ये गाल ब्लेडर से आने वाली डक्ट और इधर से पैनक्रियास से आने वाली डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ मिलती है। इसके बाद ये जेजेनम, जेजेनम के बाद इलियम, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट आ जाता है। फिर असेंडिंग कोलोन, ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है। फिर ट्रांसवर्स कोलोन, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है, और फिर ये डिसेंडिंग कोलोन, ये इस तरीके से। और ये रेक्टम है, और रेक्टम के बाद ये लास्ट में एनस है। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बता रहा था, जहाँ दोनों का लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पर एक बिल्कुल अंगुली की तरह एक प्रोजेक्शन होता है अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसमें सेलुलोज के पाचन से संबंधित कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमन में नहीं है। ये थोड़ा स्टमक के बारे में बता दिया। ये जो है फंडिक पार्ट है, ये कार्डियक है, और ये पाइलोरिक पार्ट है, मैंने इसको बॉडी बोला था। और ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के अंदर क्या होता है, देखिए इधर लीवर है, ये लीवर है। लीवर के अंदर क्या है, ये गाल ब्लेडर है। गाल ब्लेडर से इस तरीके से डक्ट आती है, और इधर यहाँ पर पेनक्रियास है, पेनक्रियास से डक्ट आती है, दोनों मिलके हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बना के यहाँ जुड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे कि चाहे ईसोफेगस हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, सब में क्या है, सब में बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सीरोसा है। और इनर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोसा है, ठीक है। म्यूकोसा के पास सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सीरोसा के बीच में जो है वो मस्कुलर लेयर होती है, जहाँ पर जो इनर तो सर्कुलर मसल्स हैं और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। तो मसल्स की 2 लेयर यहाँ पर होती है, और कुछ ऑर्गन्स में ये ओब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर स्टमक में ये थी। और इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। ये स्टमक की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो है ये गैस्ट्रिक पिट्स और ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये तो सारा म्यूकोसा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो ये सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा के बाद ये मसल वाली लेयर है, और फिर लास्ट में सीरोसा है, ठीक है। सब म्यूकोसा के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज ये जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और इनका फैलाव जो है म्यूकोसा तक होता है। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से डिटेल से इधर बताया हुआ है, जिसमें आप ध्यान रखें ऑक्जेंटिक सेल और गोबलेट सेल्स, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, यानी HCl प्रोड्यूस करती हैं। और गोबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। ये फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर बताई हुई थी, तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर विलाई पाई जाती हैं। विलाई के अंदर बहुत जबरदस्त नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का, जो कि क्या करती है, इन फूड पार्टिकल्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करती है, जैसे ग्लूकोज है और जो है अमीनो एसिड्स है, इनको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो लैक्टिल है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। आगे देखिए, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज है, इनको हम डिटेल से देख चुके हैं। और उसके बाद ये जो प्रोसेस आता है पूरा का पूरा, मैंने एक फेज के अंदर शामिल करने का प्रयास किया है। इतना प्रोसेस है ये, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आपकी बुक के अंदर जो 2 पेजेस दिए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ 10 लाइन के अंदर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एब्जॉर्प्शन से संबंधित है, ये कहाँ कहाँ क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट में हमने देखा है कि ये किस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं।
को हम देख चुके हैं। जॉन्डिस पीलिया है, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है और इनडाइजेशन अपच है। तो ये सब हमने देखे हैं यहाँ पर। चलिए अब आपके साथ डिस्कशन करते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। आयुष्मा, आप माइक ऑन करके जवाब दीजिए जरा। बलविंदर, हम हाँ बेटा, समझ में आ यस गया? सर। पूरा समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये आगे मुस्कान है, नीतीश, आगे ये पूजा सेन नाम से कौन जुड़ा हुआ है भाई? सचिन, ये पूजा सेन नाम से कौन जुड़ा हुआ है? जयवीर। अच्छा, जयवीर। जयवीर, तुम्हें समझ में आया पूरा? हाँ। कोई दिक्कत हो हाँ ना। पढ़ लेना इसको ढंग से। सचिन, समझ में आ गया ढंग से? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, और आगे ज्योति, यस सर, समझ में आ गया। अच्छी तरीके से समझ में आ गया? यस सर। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, एक मैं ये कह रहा था कि अब देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी कोई इस तरीके का नहीं लगेगा कि आपको आता नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर्स सारे के सारे क्लियर होंगे। जितना भी मटेरियल हमने यहाँ पर कवर किया है उससे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप उनको पढ़िए और अपनी कॉपी में करिए, और कॉपी में करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप भेजना सारे के सारे। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं ओवर समझूं। आप एक एक करके क्या मीटिंग को, भेजना है सर? हाँ, क्या भेजना है? क्वेश्चन आंसर्स करके भेजोगे। क्वेश्चन आंसर्स अभी तक मैंने जो करवा दिए, अभी जैसे इससे पहले सेल वाले चैप्टर के करवाए थे, फिर सेल डिवीजन वाले के करवाए थे, फिर बायोमोलिक्यूल के करवाए थे, और अब जो है वो ये डाइजेशन वाला है। तो ये डाइजेशन वाले की बात कर रहा हूँ मैं अभी आज, कि डाइजेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी कॉपी में करिए और उनकी फोटो खींच के मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। ओके ओके। ठीक है, अब आप लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग को।